आप सभी का प्रज्ञा इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत है। देखिए, अब तक हमने जो पढ़ा वो था चार्ज फ्रेमिंग। क्या पढ़ा हमने? चार्ज फ्रेमिंग। तो चार्ज फ्रेमिंग से हमने एक चीज सीखी कि यदि हमें जजमेंट तक पहुंचना है, किसी भी मामले के निर्णय तक पहुंचना है, तो हमें ये जानना अति आवश्यक है कि हम जो एविडेंसेस लाएंगे, जो मामला कोर्ट के समक्ष आया जिसकी हम ट्रायल करेंगे, तो हमें जो उससे संबंधित जितने भी साक्ष्य और जो साक्षी बुलाने हैं, एविडेंसेस जो पुट इन करनी है और जिन विटनेसेस का एग्जामिन करना है, वो उन इश्यूज, उन चार्जेस से संबंधित हो, उनसे रिलेवेंट हो, ना कि इधर उधर की बातों पे चर्चा की जाए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जजमेंट राइटिंग, जिससे संबंधित सवाल आरजेएस में प्रत्येक वर्ष आ रहा है। 2015 से ये मैंडेटरी कर दिया गया। जजमेंट राइटिंग का जो प्रश्न है वो अब तो 2015 से तो प्रत्येक प्रश्न मैंडेटरी कर दिए गए हैं, आपको ऑप्शनल नहीं मिलेगा उसमें कोई भी, है ना, विकल्प नहीं ले सकते आप उसमें। तो देखिए 2015-16 तक तो ये स्थिति थी कि सिर्फ एक जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन आ रहा था क्रिमिनल में, पर 18 में हुआ, 2017 वाला जो 18 में हुआ और 2018 वाला आरजेएस जो कि 19 में कंडक्ट हुआ, इन दोनों में मैंने एक चीज देखी कि जजमेंट राइटिंग से संबंधित 2 सवाल आ रहे हैं 10-10 नंबर के, और इवन बल्कि एक ऑर्डर राइटिंग भी लिखवा ली थी इन्होंने क्रिमिनल में, वो 6 नंबर की इसमें क्रिमिनल में। तो ओवरऑल 26 नंबर का प्रश्न पत्र जजमेंट राइटिंग से आ रहा है, जो कि एक कहते हैं ना मेजोरिटी पोर्शन अच्छा खासा रख रहा है ये टॉपिक। बाकी 74 तो बाकी लॉस से आ रहा है और 26 नंबर का जजमेंट राइटिंग टॉपिक से ही प्रश्न बन रहे हैं। तो वो कुछ ना कुछ सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते भी हैं ये प्रश्न। अब देखिए, जजमेंट राइटिंग, निर्णय लेखन को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजें समझना जरूरी है। जैसे हमने चार्ज फ्रेमिंग में एक ब्लूप्रिंट बनाया था ना कि किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना होता है चार्ज फ्रेमिंग बनाते समय, उसी प्रकार से जजमेंट राइटिंग लिखते समय एग्जाम में हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान में रखना होगा कि वो बिंदु ऐसा नहीं हो वो पॉइंट्स आपसे पेपर में कहीं छूट जाए लिखने में। तो देखो क्या होता है, जजमेंट राइटिंग बेसिकली आपसे इसलिए लिखवाई जाती है एग्जाम में कि वो आपकी 2 तरह की स्किल चेक करना चाह रहे हैं एग्जाम में। पहली चीज तो फैक्चुअल नॉलेज ये कि इसको हमने कोई तथ्य दिए उसके आधार पर सेक्शन पकड़ा, और तीसरी चीज क्या आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी रखते हैं स्किल की, मतलब जो आपके सामने तथ्य आए उस पर आपने सही विधि का उपयोग किया है नहीं किया, सही निर्णय लेखन पर पहुंच पाए या नहीं पहुंचा। ऐसा नहीं हाँ 379 तो ठीक है, पर 379 की ट्रायल कैसे होगी, आप मेरी बात समझ, वेदर इट इज वारंट ट्रायल, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल अदर देन पुलिस रिपोर्ट, समरी ट्रायल, समन केस ट्रायल, फिर उनकी जजमेंट किस प्रकार से आएंगी। एक चीज, क्या ये एफआईआर पे दर्ज होके आया था मामला, क्या ये कंप्लेंट पे आया था, क्या ये एनआई का मैटर है, तो उस प्रकार से वो समझने के प्रयास करते हैं, उस अभ्यर्थी को समझने का प्रयास करता है परीक्षार्थी कि क्या जो मैंने इसको प्रश्न दिया है ये उस पर खरा उतर भी पा रहा है नहीं उतर पा रहा। ठीक है, चलिए दूसरी चीज, अब कुछ चीजों का हमें विशेष रूप से जजमेंट राइटिंग में ध्यान रखना है, वो क्या है उसको समझने से पहले हमें वो पॉइंट ध्यान में रखने हैं। क्या है वो देखिए, उदाहरण बताओ, जैसे मैं आपको बताता हूं उदाहरण, जैसे हमने जजमेंट राइटिंग का, आप कभी कोर्ट की कोई जजमेंट की कॉपी आप मंगा के देख लीजिएगा, तो मान लीजिए जजमेंट राइटिंग का फ्रंट पन्ना है, तो उस पर क्या क्या दिखना चाहिए, है ना, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो उनको दिखने चाहिए। ठीक है, तो ये फ्रंट कवर है, तो उस फ्रंट कवर का जो ब्लूप्रिंट है वो किस प्रकार से होना चाहिए वो उनको एग्जाम में भी दिखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कौन है, जुडिशियल ऑफिसर ही एग्जामिनर है, तो वो लोग तो जजमेंट से बहुत एक्वेंटेड है। तो हमारी क्या आदत होनी चाहिए, हमें भी उसी प्रकार से लिखना चाहिए कि उनका मन इधर उधर ना भटके और उनको चीजें ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े।
तो उसी प्रकार से हम जजमेंट राइटिंग लिखने के लिए हम भी कुछ एक ब्लूप्रिंट बना लेंगे कि जब भी हम जजमेंट राइटिंग लिखने जाएं तो और कुछ गलती चलो होगी जो देखी जाएगी, पर वो बिंदु हमसे मिस ना हो उस जजमेंट राइटिंग में। तो उससे क्या होगा कि वो उसको ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। मतलब मैं एक एज अ टीचर की भाषा में कहूं तो उसको हम वर्टिकल रीडिंग पे ज्यादा फोकस कराएं रेदर देन हॉरिजॉन्टल रीजनिंग। हॉरिजॉन्टल का मतलब उसको आप मजबूर कर रहे हो आप पूरा पढ़ो, और पूरा पढ़ने का मतलब वो पक्का कमी निकालेगा आपके अंदर। वर्टिकल में उसको पहला पॉइंट भी मिल गया, ओके, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा मिला, जजमेंट पे फोकस किया और खत्म। तो इससे वो पूर्ण रूप से आपको नंबर दे सके। तो आप मेरी बात समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैं अल्टीमेटली यही समझाना चाह रहा हूं कि एग्जामिनर का टाइम वेस्ट किए बिना, एग्जामिनर का टाइम वेस्ट किए बिना हमें ये समझना जरूरी है कि कौन कौन से बिंदु उसको वर्टिकल रीडिंग में दिख जाएंगे। तो पहली चीज देखिए, जजमेंट राइटिंग में सबसे पहली चीज नेम ऑफ द कोर्ट। क्या? नेम ऑफ द कोर्ट, न्यायालय का नाम। तो ये उसी प्रकार से जैसे हमने चार्ज फ्रेमिंग में पकड़ा था ना कि कहां से होता है, तो शेड्यूल है ना, सीआरपीसी के शेड्यूल में दिया हुआ है नेम ऑफ द कोर्ट। जैसा अपराध है वैसी वही कोर्ट उसका चार्ज बना रहा है और वही कोर्ट उसकी ट्रायल भी करेगा और वही कोर्ट उसका जजमेंट देगा। बोलिए बात, क्या वो जेएम फर्स्ट क्लास का कोर्ट है या फिर कोर्ट ऑफ सेशन है, तो वो हमें देखना है, जो कि हम शेड्यूल से देख सकते हैं। उसकी चर्चा मैं चार्ज फ्रेमिंग में बहुत इन डिटेल चर्चा कर चुका हूं। दूसरी चीज जो हमें समझना है अति आवश्यक है वो है कि नेम ऑफ द कोर्ट के बाद नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो पीठासीन अधिकारी है उसका नाम प्लस वो किस पद पर है, जेएम फर्स्ट क्लास है या कोर्ट ऑफ सेशन है। बोलिए, क्योंकि यदि वो जेएम फर्स्ट क्लास है तो वो आरजेएस होगा और कोर्ट ऑफ सेशन से है तो आरएचजेएस होगा। बोलिए, आई बात समझ में नहीं आई? यहां तक तो बात आई समझ में। तो यदि एग्जाम में पीठासीन अधिकारी का नाम दिया गया है तो लिखिए, अन्यथा कुछ भी एनी एक्स वाई जेड जो भी टी पी क्यू आर जो आप देना चाहे दे दीजिए, पर अपना नाम नहीं लिखे और कोई भी अज्यूम करके नाम ना लिखे, ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहां तक तो आई बात समझ में। मतलब पहले उसको कोर्ट का नाम लिखना चाहिए एग्जामिनर को, दूसरे नंबर पे उसको पीठासीन अधिकारी का नाम और उसका पद, तीसरे नंबर पे सीरियल नंबर ऑफ द केस, सीरियल नंबर ऑफ द केस दिखना चाहिए। सेशन ट्रायल है, ठीक है, कौन सी ट्रायल है, क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल केस नंबर क्या है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो उदाहरण बताओ, जैसे मान लीजिए आप 2020 में परीक्षा लिख रहे हैं 2021 में, तो क्या करें, एग्जैक्ट डालने की जरूरत नहीं कि ऐसे अपने मन से बना दिया 1 2, नहीं, डैश 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 ऑब्लिक 2021, क्योंकि हम परफॉर्मा पे फोकस कर रहे हैं रेदर देन रियल जजमेंट राइटिंग। ठीक है, रियल जजमेंट राइटिंग में तो एक एक डिटेल मिलेगी, यहां उसको परफॉर्मा में इंटरेस्ट है आपके, और आपकी प्रैक्टिकल और फैक्चुअल नॉलेज में इंटरेस्ट है उसको, रेदर देन रियल की जजमेंट राइटिंग। बोलिए, आई बात समझ में नहीं है? पहला पॉइंट नेम ऑफ द कोर्ट, दूसरा पीठासीन अधिकारी के बारे में डिटेल, तीसरा सीरियल नंबर ऑफ द केस, फोर्थ पॉइंट नेम एंड डिटेल ऑफ द पार्टीज। तो यहां दो पार्टीज होती हैं, एक तो प्रोसिक्यूशन, या फिर यदि कंप्लेंट पे मैटर है तो कंप्लेनेंट होगा, दूसरा अक्यूज्ड होता है। ठीक, दूसरा कौन होता है? अभियुक्त। तो जब देखिए, यहां समझने का प्रयास कीजिए, यदि प्रोसिक्यूशन से संबंधित है तो आप लिखिए स्टेट ऑफ, जो भी है राजस्थान, जैसे हम आरजेएस के लिए प्रिपेयर करते तो स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस मिस्टर एक्स, जो भी है। ठीक है, और उनकी डिटेल, एक्स सन ऑफ वाई, एज इतना, रेजिडेंट इतना, यहाँ, ठीक है, वो सारी डिटेल। तो स्टेट ऑफ राजस्थान के नीचे आगे जाके लिखेंगे हम प्रोसिक्यूशन,
और x के यहाँ आगे जाके लिखेंगे हम एक्यूज्ड। बोलिए भाई, इन केस यदि कंप्लेंट होता है तो कंप्लेंट प्राइवेट मैटर होता है, तो उसमें स्टेट का नाम नहीं आके कोई पक्षकारी हो सकता है, ए सन ऑफ बी फलाना ढिमका एज रेजिडेंट ऑफ, और यहाँ प्रोसिक्यूशन की जगह लिख दीजिए कंप्लेनेंट। यदि एनआई का मैटर है फॉर एग्जांपल, या कंप्लेंट पे दर्ज हुआ है, बोलो आई बात समझ में नहीं आई, यहाँ तक तो आई बात समझ में। तो 4 पॉइंट तो हमें हुए क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसी प्रकार से 5वां पॉइंट जो उसको दिखना चाहिए, ऑफेंस की डिटेल। किसकी? ऑफेंस की डिटेल। कि ऑफेंस किसके अंतर्गत है। मान लीजिए ऑफेंस है 379, तो लिखेंगे 379 आईपीसी 1860 लिखेंगे हम, ऑफेंस अंडर सेक्शन 379 1860, ये डिटेल लिखी जाएगी। फिर आते हैं 6 पॉइंट पे हम लिखेंगे नेम ऑफ द एडवोकेट्स, सिविल होता है तो प्लीडर्स, नेम ऑफ द एडवोकेट्स। तो यहां क्या होता है, यदि इसके भी दो ही रूप देखिए कैसे, यदि स्टेट की तरफ से आ रहा है तो एपीपी या फिर पीपी होगा, तो हम लिख देंगे मिस्टर एक्स एपीपी फॉर द स्टेट। बोलिए आई बात। और अक्यूज्ड है तो उसकी तरफ से एडवोकेट होता है तो मिस्टर एक्स लर्न काउंसिल फॉर द अक्यूज्ड। सिंपल सा इतना लिखना है हमें। तो ये 6 पॉइंट दिखने चाहिए फ्रंट में, ठीक है। इसके बाद जो दिखेगा वो होना चाहिए जजमेंट हेडिंग, सिर्फ हेडिंग में जजमेंट ही लिखना है, और उसके नीचे राइट हैंड साइड में हम डेट लिखते हैं जिस दिन हम जजमेंट प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो एग्जाम के वक्त आप जैसे एग्जाम में लिखते हो, एग्जाम की जो डेट है वही आप जजमेंट डेट कर दीजिए, और यदि एग्जाम पेपर में मेंशन की गई है तो आप वो लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलिए यहाँ तक बात आई या नहीं आई समझ में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम जजमेंट राइटिंग लिखेंगे तो उसका परफॉर्मा क्लियर होना चाहिए हमारे दिमाग में। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनका सीरियल ऑर्डर सेम होना चाहिए, और वो सीरियल ऑर्डर मिस भी ना हो, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लिखना है, इन लैब्रियन फॉर्म भी मेंशन होनी चाहिए, वो गायब नहीं होनी चाहिए। तो उससे क्या हुआ, उसको हॉरिजॉन्टल रीडिंग की जरूरत नहीं पड़ी। वो सबसे पहले नेम ऑफ द कोर्ट सही लिखा है, ओके, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की डिटेल सही है क्या, सीरियल नंबर ऑफ द केस लिखा क्या, पक्षकारों का नाम लिख दिया क्या, ऑफेंस की डिटेल दे दी, एडवोकेट के बारे में दे दिया, और उन्होंने जजमेंट की हेडिंग डेट लिख दिया। ये तो हो गया फ्रंट। फ्रंट से मतलब मेरा ये नहीं कि पहले पन्ने में इतना ही आता है, पहले पन्ने में उससे भी आता है। फ्रंट पोर्शन जो फर्स्ट पोर्शन है वो तो क्लियर हो गया, यहां से लेके यहां तक, यहां कोई कमी नहीं, तो आगे बढ़े। क्योंकि यदि कोड गलत हो गया, ठीक है, और ऑफेंस ही गलत हो गया, तो जजमेंट ऑब्वियसली गलत होगा। कोड नेम सही है, ऑफेंस गलत चुन लिया, अब चोरी के आरोप में कोर्ट ऑफ सेशन थोड़ी ना आएगा। बोलो ये बात समझ में नहीं है। तो इनमें कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए फिफ्थ और फर्स्ट पॉइंट में। बोलिए यहां तक तो आई बात समझ में या फिर नहीं आई। यहां तक तो आई बात समझ। अब मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ये इंट्रोडक्शन पोर्शन है जजमेंट राइटिंग का। अब जो मेन कंटेंट है उसमें क्या लिखना होता है, उनमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना होता है, उनका भी सीरियल ऑर्डर है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, उसी में हमें चलना होगा। अब उसको हम समझते हैं।